तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल के बारे में। और इस समय मैं WWE की वेबसाइट के ऊपर देख रहा हूं, टाइमर लगा हुआ है 1 घंटा 5 मिनट और बाकी, यानी इंडिया के हिसाब से कल ये आपको देखने को मिलेगा रात को। यूजुअली मुझे बोलने की आदत है कल सुबह देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको कल रात को देखने को मिलेगा 10:30 बजे से मेन शो। और भाई क्या हाइप है इस प्रीमियम लाइव इवेंट की। वैसे कल स्मैकडाउन भी है, लेकिन वो ऑलरेडी टेप है तो उसकी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लैश एट द कैसल के मैचेस के बारे में जो कि होंगे इस वाले शो के अंदर। क्या सरप्राइजेस, क्या रिजल्ट्स, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर क्लैश एट द कैसल। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला टैग टीम मैच एज एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत सिंपल सी है। जजमेंट डे का पार्ट एज थे, अब एज जो है जजमेंट डे का पार्ट नहीं है, उनके साथ एक बंदा उन्होंने मिस्टीरियो जोड़ लिया है। अब ऐसे करके इनका टैग टीम मैच है। वैसे रिपोर्ट्स में आपको बता देता हूँ, रिपोर्ट्स क्या, ये हमने एक फोटो के अंदर ही देखा था। जो एज हैं वो अपनी वाइफ बेथ फिनिक्स के साथ हैं, तो वो बेथ फिनिक्स और रिया रिप्ली का एंगल पॉसिबली आपको इस मैच के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं इस मैच के रिजल्ट की बात करूं तो ये नहीं कह सकते कि इस मैच का रिजल्ट प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि अगर आप देखो तो जजमेंट डे को WWE वीक क्यों दिखाना चाहेगी, वो अपने आप में एक टीम है। एज एंड रे मिस्टीरियो की बात करें तो वो एक टीम नहीं है, लेकिन वहां पर एज है तो एज कैसे वीक दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस मैच की जो प्रेडिक्शन करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट फिर भी मैं यहाँ पर क्योंकि एज है तो वो वाली टीम की साइड जाना चाहूंगा कि एज और रे मिस्टीरियो जब दो लेजेंड एक साथ हैं तो फिर शायद उनको हराना मुश्किल हो सकता है डेवन प्रीस्ट एंड फिन बैलर के लिए। तो मेरी यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो एज एंड रे मिस्टीरियो के लिए रहेगी। हालांकि हो सकता है मैं इस मैच की प्रेडिक्शन में पूरा गलत भी हो जाऊं। इसके बाद जो अगला मैच आएगा वो है बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का वर्सेस बेली, डेकोटा काई एंड इयो स्काई के बीच में। इसकी प्रेडिक्शन मैं कह सकता हूँ काफी हद तक सिंपल है, क्योंकि बेली, डेकोटा काई एंड इयो स्काई जो डैमेज कंट्रोल टीम है ये एक फैक्शन है प्रॉपर। तो भाई इनका टाइम कितना ही बेकार चल रहा हो, मतलब इनकी रिसेंट टाइम में बुकिंग कैसी भी हो, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक 6 वुमेन टैग टीम मैच के अंदर ये है तो यही इनकी एक मेन स्ट्रेंथ है, क्योंकि एज फैक्शन काम करते हैं। तो सामने भले बियांका ब्लेयर हो जो कि चैंपियन है, एलेक्सा ब्लिस, आस्का, मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता है। क्लैश एट द कैसल में मेरी जो प्रेडिक्शन है वो बेली, डेकोटा काई एंड इयो स्काई के लिए रहने वाले कि इस मैच के अंदर वो विक्ट्री ले लेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि ये काफी क्लोज जाएगा मैच, ऐसा लगेगा कि हाँ ये टीम जो जीतेगी नहीं, लेकिन वो ट्रिपल एच का हमेशा मैच को बुक करने का स्टाइल रहता है। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर रहेगी बेली, डेकोटा काई एंड इयो स्काई के लिए। इसके बाद अगला मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर एंड शेमस के बीच में। एंड गाइस मैं इस मैच के लिए सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है मैं से बहुत सारे लोग शायद ना हो, लेकिन भाई हो जाओ, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। इस मैच के लिए, ये मैच के अंदर आपको बहुत कुछ कमाल और मस्त और इंटरेस्टिंग वाली चीजें देखने को मिलेंगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। एक फैक्ट जो हमको इस मैच से पता चल रहा है वो ये है कि अगर शेमस इस मैच के अंदर चैंपियनशिप जीत जाते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो वो बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना शेमस के लिए क्लैश एट द कैसल यूके के इवेंट के अंदर, इससे अच्छी बात मुझे लगता नहीं है उनके लिए और कुछ हो सकती है। तो शायद इस वजह से हो सकता है WWE जो है शेमस के फेवर में इस मैच को बुक करे। लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि गुंथर इस मैच में नहीं जीतेंगे, क्योंकि भाई अभी भी तो उनको अच्छा दिखाने का हमको शुरुआत देखने को मिली है। वैसे भी NXT UK, अब में से मुझे किसी ने करेक्ट किया था कि गुंथर यूनाइटेड किंगडम से नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने यूके के अंदर पूरा वो काम किया है, तो इसलिए उनको मानते हैं कि भाई वो यूके का ही पूरा बंदा है। तो गुंथर ने अपना पूरा करियर यूके के NXT UK के अंदर बनाया, तो ऐसे में वो तो यहाँ पर फेवरेट रहेंगे पर्सन। बट मेरी जो प्रेडिक्शन रहेगी वो यहाँ पर शेमस के लिए रहेगी कि भाई अब उनको मौका मिलना चाहिए, अब उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फाइनली दे देनी चाहिए, नहीं डिजर्व करते हैं वो मेरे ख्याल से विक्ट्री जो है क्लेम कर लेंगे गुंथर के सामने। और जो मेरी प्रेडिक्शन है वो रहेगी शेमस के लिए एज आर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड ऑल्सो न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन। इसके बाद जो अगला मैच है वो हमको देखने को मिलेगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन और शेना बेजल के बीच में। आई थिंक ये पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर सबसे ज्यादा वीक मैच है। ऐसा भी नहीं है कि इस मैच को लेकर WWE ने कुछ बुरा किया है, फिर इस मैच की बुकिंग अच्छी नहीं करी। भाई बाकी को जो मैचेस हैं वही इतने तगड़े तगड़े यहाँ पर लग रहे हैं, तो इस वजह से ये मैच जो हमें थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। बाकी इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करूं तो देखो लिव मॉर्गन के पास अभी भी चैंपियनशिप गई है। भले ही शेना बेजलर ट्रिपल एच की फेवरेट है, लेकिन ऐसे करके सही नहीं रहेगा लिव मॉर्गन से चैंपियनशिप लेना। बुकिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से लिव मॉर्गन का यहाँ पर विक्ट्री ही अभी लेना चाहिए, क्योंकि अभी आगे जाके उनको एज चैंपियन और बहुत कुछ करना बाकी है। जब इतने टाइम बाद चैंपियनशिप मिली है और इस तरीके से चैंपियनशिप अगर उनके हाथ से लुट जाएगी तो वो अच्छी बात नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से लिव मॉर्गन यहाँ पर इस मैच के अंदर जो है विक्ट्री हासिल करेंगी और रहेंगी स्टिल स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। अगला मैच आता है रिडल वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बीच में। और ये मैच वैसे समर स्लैम के अंदर होना था, लेकिन उसके बाद जो है WWE ने इसको क्यों उसको लेकर हमने देखा कि इसको स्ट्रेच कर दिया WWE ने। तो ये मैच के अंदर हमने इंटेंसिटी देखी है मंडे नाइट रॉ के बाद से कितनी ज़्यादा हो गई है। दोनों के बीच जो अग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो डिवोर्स वाली बात छेड़ दी, उन्होंने कहा सेथ रॉलिंस से कि तू मर्द नहीं है, ऐसे करके बहुत सारी बातें हुई हैं। तो ये मैच के अंदर जो एक्शन है, जो गुस्सा है, जो अग्रेशन है और जो सच में जान लेने वाली है ना वो फितरत वाला मैच है, वो ये है
मेरे ख्याल से इसमें स्टिपुलेशन और ऐड कर देते तो मजा आता, शायद हो सकता है WWE क्लैश एट द कैसल वाले दिन तक भी कर दे, लेकिन स्टिपुलेशन नहीं भी तो इस मैच को देखने में मजा आएगा। बट सवाल ये है कि क्या सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने वाले हैं या फिर रिडल को इस मैच में विक्ट्री मिलेगी। तो भाई देखो, बड़ी स्टेज है, बड़ा मंच है, तो यूजुअली हमको ऐसे में क्या देखने की आदत है कि जो बड़ा स्टार है वो ज़्यादातर जीतता है। ऐसा हमने हमेशा भी नहीं होता, लेकिन यूजुअली इस पैटर्न के साथ WWE चलती है। बट अब मैं पुराने पैटर्न के हिसाब से तो कोई बात कर ही नहीं सकता WWE के अंदर। तो सच में ये मैच बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग से मेन इवेंट को देख रहे हैं, लेकिन ये मैच भी अनप्रिडिक्टेबल है। मैं इवन अभी भी वीडियो बनाने तक सोच रहा हूँ यहाँ पर किसका नाम लूँ, क्योंकि मुझे दोनों के जीतने के चांसेस ही बराबर लग रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक सुपरस्टार का नाम मुझे लेना हो तो फिर मैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के साथ यहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसे हजम नहीं हो रहा कि वो रिडल के सामने हारेंगे क्लैश एट द कैसल के अंदर। सिर्फ एक इस रीज़न की वजह से 1% ही है, 51-49 का मैं इसको परसेंटेज देना चाहूँगा। बाकी जीत कोई भी सकता है इस मैच के अंदर, एंटरटेनमेंट फुल है। मेरी प्रेडिक्शन जाएगी सेथ रॉलिंस के लिए। अगर रिडल भी जीत जाता है तो मुझे इस मैच के रिजल्ट से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गाइस हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर। और सही बता रहा हूँ, इस प्रेडिक्शन वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया कि मैं खुल के जो है आपको अपनी सारी बातें बताऊँ, मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे क्या लगता है। मैंने अपनी ऐसे बाकी वीडियो के अंदर इसके डिस्कस नहीं किया, सिर्फ आपको रिपोर्ट बता था, कि मुझे लगा था प्रेडिक्शन वीडियो के लिए सारा जो मामला है उसको बचा के रखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रोमन रेंस की साइड लेके कि क्यों रोमन रेंस इस मैच को जीत सकते हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है और बहुत दमदार रीजन है। भाई रोमन रेंस का इतने लंबे टाइम से चला है, तो ऐसे में जब भी कोई सुपरस्टार बहुत लंबा रेन अपने साथ लेकर चल रहा होता है तो हमेशा ऑड्स उसके साथ होते हैं। मतलब उसको आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये बंदा अंडरडॉग उतर रहा है, चाहे स्टेज कितनी ही बड़ी हो जाए, चाहे रेसलमेनिया क्यों ना हो जाए। भाई क्लैश एट द कैसल स्टेज कोई छोटी है ड्रू मैकिंटायर के लिए, बट स्टिल यहाँ पर रोमन रेंस इसलिए मुझे लगता है कि इस मैच को जीत सकते हैं। और फिर दिमाग में ये भी आता है कि अगर आने वाले टाइम के लिए रॉक और रोमन रेंस का मैच कुछ है, कुछ प्लान्स में है, जो कि अभी पता भी नहीं है कि है या फिर नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो रोमन रेंस से चैंपियनशिप क्यों लें, या 2 चैंपियनशिप है तो भाई एक भी क्यों लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ले लेंगे, एक से काम चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक भी ले लेंगे तो वो ट्राइबल चीफ वाला ऑरा, भाई अगर एक लेनी ही थी तो दूसरी दी क्यों। तो इस बात से मैं अग्री नहीं करता कि एक ले लो फिर भी काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप रहनी चाहिए, तभी वो वाली फील आएगी जो उनके अभी वाले कैरेक्टर के साथ आती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, अकेला रीजन कि क्यों रोमन रेंस इस मैच के अंदर नहीं हार सकते। अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो भाई ड्रू मैकिंटायर का कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो नहीं है, लेकिन मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला भाई यूनाइटेड किंगडम के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट, और ड्रू मैकिंटायर ने ना पता नहीं कितने टाइम से इस बात के रगड़े मारे होंगे कि यूके के अंदर हो जाए, मुझे मैच चाहिए। और जब उनको मेन इवेंट के अंदर जाकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच मिला तो फिर वो मैच कैसे हार सकते हैं, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। इसके अलावा जो हमने उनकी सारी हाइप देखी है भाई, उनका चाहे नया थीम सॉन्ग लेकर आना हो या फिर उनकी एंट्रेंस को लेकर, आपको पता है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पास्ट में हमको बता चुकी है WWE के अंदर कि जब जब हमको ऐसा कोई पैटर्न की सुपरस्टार के लिए सेट होता हुआ दिखा देता है तो फिर एंड में जाकर वही विक्टोरियस होता है। तो ये एक दूसरा बड़ा रीज़न है। इसके अलावा एक जो तीसरा बड़ा रीज़न है वो ये कि रोमन रेंस का साथ देने के लिए क्लैश एट द कैसल के अंदर कोई भी नहीं है। रोमन रेंस जाने वाले हैं ऑल अलोन। हमको उसोज नहीं देखने को मिलेंगे, हमको नहीं देखने को मिलेंगे पॉल में, जिन्होंने अब तक उनकी मदद की है। सैमी ज़ेन इसके बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दोनों सुपरस्टार्स की चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वन साइडेड मैच, क्या ये ऐसा होगा? वन साइडेड इन द सेंस, इसको वन साइडेड तो नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली दोनों लड़ेंगे, लेकिन क्या मैच का फिनिश कुछ ऐसा होगा कि अगर ड्रू मैकिंटायर जीत रहे हैं तो बहुत शाही तरीके से जीते, बिल्कुल क्रश करके, या रोमन रेंस जीत रहे हैं तो बिल्कुल क्रश करके? वेल अगर रोमन रेंस जीतते हैं इस मैच के अंदर तो पूरे चांसेस हैं कि वो बिल्कुल क्रश करके ही जीतेंगे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर मतलब ऑब्वियसली बात है ट्राइबल चीफ वाला गेम को प्ले करेंगे। अगर ड्रू मैकिंटायर हार ही रहे हैं तो फिर उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है कि वो कैसे हार रहे हैं। लेकिन अगर रोमन रेंस मैच के अंदर हार रहे हैं तो ड्रू मैकिंटायर की पॉसिबिलिटी है, जो कि आपने सोची नहीं होगी, कि वो रोमन रेंस को तहस नहस कर दें। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि WWE बिल्कुल एक रॉयल विक्ट्री देना चाहेगी ड्रू मैकिंटायर को, कि अगर बंदा जीत रहा है तो सच में ऐसे जीते जो जीतने जैसा लगे और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जैसा बनने लगे। क्योंकि अगर सोचो ड्रू मैकिंटायर की ऐसे कोई बड़ी अजीब सी विक्ट्री हो रही है कि हाँ ऐसे साइड से हुआ, मौका मिला, ऐसा कुछ हो गया और वो पिन हो गए, मतलब ये विक्ट्री बिल्कुल भी सही नहीं लगी उस स्टेज के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैच में ड्रू मैकिंटायर जीत रहे हैं तो फिर शायद वो भी क्रश करके जीत सकते हैं रोमन रेंस को। लेकिन आउटसाइड पॉसिबिलिटीज यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चीज, अगर WWE को क्या करना है ना, रोमन रेंस को ज्यादा चोट पहुंचे, ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप भी मिल जाए और कैश इन यूटिलाइज हो जाए थियरी का, तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि 3-वे मैच बन जाएगा। मिड वे में चल रहा होगा मैच और थियरी आ जाएंगे मैच के अंदर, कैश इन हो जाएगा और रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप चली जाएगी और रोमन रेंस पिन नहीं होंगे बल्कि ड्रू मैकिंटायर थियरी के सामने पिन होंगे। तो ये एक चीज हमने सेथ रॉलिंस के केस में भी देखी है। फिर बाकी यहाँ पर फील्ड का भी नाम आता है कि हाँ अगर वो इस मैच के अंदर आ गया फिर तो भाई तुम छोड़ो ही, जो ड्रामा है, जो केओस होता है, फिर छोड़ ही दो कि क्या इस मैच का रिजल्ट है।
फिर तो WWE यहाँ से कुछ भी एंगल लगा सकती है। लेकिन अब मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर लेकर आता हूँ। मैंने सारी चीज़ आपको बताई कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी जब मैं इस मैच के बारे में सोचता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर एक नाम पिक करना हो तो मैं सही बता रहा हूँ, जितना मैंने सोच विचार किया सेथ रॉलिन्स और रिडल के मैच में नाम लेने में, उससे कम मैं सोच विचार करके आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है इस मैच के अंदर विनर बनने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर और वो बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एट क्लैश एट द कैसल। रिमेंबर, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये मुझे लगता है। जरूरी है मैच ये चीज आपको क्लैश एट द कैसल के अंदर देखने को मिले, बट मैं सारी चीजों को जब मिला के देख रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी आपकी प्रिडिक्शन क्या है मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।